तो आज हम देखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग नेम्ड फंक्शन। ठीक है, ये आपको इंट्रो में पूछा जाता है। और सेकंड चीज़ ये कि इसका जास्त हेवीली यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग नेम्ड फंक्शन। इसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे क्रिएट प्राइवेट मेंबर इन ऑब्जेक्ट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अप टू 10 प्लस एक्सपीरियंस के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, तो डोंट वरी, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले अब हम कोडिंग पे जाएंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। सो न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हम दे देंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर नाम से एक फोल्डर बनाया हमने। अब इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। तो ऑप्शन और ओपन इन VS कोड। ओके, तो अभी इसको VS कोड के अंदर हम ओपन करेंगे। तो इसको ओपन किया है VS कोड के अंदर। थोड़ा इसको जूम इन करेंगे ताकि अच्छी तरीके से दिख सके। यस, सो अब एक हम फाइल बनाएंगे यहाँ पे सिंपल, जैसे हम index.html फाइल index.html। ठीक है, और यहाँ पे हम HTML का कोड लिखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें टेम्पलेट प्रोवाइड करता है HTML5। ओके, इस तरीके से। तो ये टेम्पलेट है। तो अभी तक हमने जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड किया है, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर किया है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इनलाइन स्क्रिप्ट। इसी को बोला जाता है इनलाइन नहीं, इसको एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसको एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट इसलिए बोला जाता है कि हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो अभी हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के बेस से प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जावास्क्रिप्ट की एक नई फाइल बनानी है, सेपरेट फाइल। ठीक है, तो जैसे हम बनाएंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, फाइल का नाम है constructor.js फाइल। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का फाइल का एक्सटेंशन JS होता है। तो आपको यहाँ पे ये क्या करना है, इस फाइल को इसके अंदर अटैच करना है। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग लेना है इस तरीके से, स्क्रिप्ट टाइप, और यहाँ पे टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपको देना है src, और src के अंदर पाथ देना है इस फाइल का, जावास्क्रिप्ट फाइल का। सो // करेंगे तो करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारी ये JS फाइल है, constructor.js फाइल, ये फाइल। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो इतना हो गया, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब इसको रन करेंगे हम, इसको राइट बटन क्लिक करके रन करना है गूगल क्रोम। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आपका कोई भी फेवरेट ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी चेक करना है हमें कि हमारी फाइल एम्बेड हो, मतलब लिंक हुई या नहीं हुई है। इंस्पेक्ट में जाना है, इंस्पेक्ट में नहीं जाना है आपको, पेज सोर्स में जाना है। यहाँ पे पेज सोर्स, और यहाँ पे जो लिंक दिख रही है इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखो JS फाइल आ चुकी है हमारी। ठीक है, तो ये JS फाइल के अंदर आ चुका है, मतलब फाइल सक्सेसफुली हमारी क्या हुई है, लिंक हुई है। ठीक है, सो अभी हमें ये HTML फाइल के अंदर कुछ करना नहीं, हमें जो कुछ करना है जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर करना है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 6 फीचर से पहले क्लास जो फीचर है जावास्क्रिप्ट का, वो ये 6 फीचर है क्लास का, जो बाद में लॉन्च किया गया है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कोई क्लास वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। तो जावास्क्रिप्ट हेवीली यूज़ करता था नेम्ड फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए।
तो जावास्क्रिप्ट ये एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम नेम फंक्शन इस तरह से बनाते थे, जैसे कि फंक्शन है एम्प्लॉय, तो ये एक फंक्शन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट की, तो जो भी फंक्शन और वेरिएबल होते हैं वो कैमल केस में होते हैं, ठीक है। फंक्शन एंड वेरिएबल शुड बी इन ए कैमल केस, ठीक है। तो जो भी हमारे फंक्शन और वेरिएबल कैमल केस में होते हैं, मतलब उसका फर्स्ट नेम जो होता है वो स्मॉल होता है और उसके अंदर मल्टीपल वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। जैसे एम्प्लॉय नेम, तो जैसे एम्प्लॉई स्मॉल केस और नेम यहाँ से कैपिटल केस, तो ये हो गया आपका कैमल केस, इसी को कहा जाता है कैमल केस, ठीक है। तो जो भी फंक्शन आप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट का पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन सेम है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली चीज़ को डिफाइन करना है। तो अगर कोई आप फंक्शन बनाते हो या फिर इनबिल्ट कोई एपीआई है, वो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो फंक्शन है या कंस्ट्रक्टर है, तो उसका जो नेम होता है वो कैमल केस से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे मेरा फंक्शन है फंक्शन एम्प्लॉय, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये दो फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या है, इसका नाम जो है ये कैमल केस से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। लेकिन कैसा फंक्शन है ये, इट इज़ अ नेम्ड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ नेम्ड फंक्शन। ये नेम्ड फंक्शन है क्योंकि इस फंक्शन को नेम दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब इस फंक्शन को अगर देखते हैं हम, तो इस फंक्शन, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, बोथ आर सेम, दोनों को भी नेम है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है ये क्या है, कैपिटल है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी फंक्शन का नेम कैपिटल से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसी को वो फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं होता है कि फर्स्ट नेम कैपिटल अगर रहता है तो वो कंस्ट्रक्टर बनता है। ये लॉजिकली होता है, कंसेप्चुअली, कि अगर आपको कोई एपीआई कंस्ट्रक्टर है या फंक्शन है पहचानना है, तो उसका फर्स्ट नेम कैपिटल अगर है तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और जिसका स्मॉल में होता है तो दैट इज अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो ये सिर्फ लॉजिकली होता है, कंसेप्चुअल होता है, टेक्निकली इसका कोई लेना देना नहीं है जावास्क्रिप्ट से, वो दोनों को भी सेम तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते हैं। सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्टर ही जो एक फंक्शन होता है उसका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यूजिंग द फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेम ही होता है, लेकिन उसकी लॉजिकली एक डिफरेंस होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल उसको अगर लिखते हो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड, और उसके अंदर फिर आपको अलग तरीके से कोडिंग आती है, ठीक है। तो अभी मान लो कि मुझे एम्प्लॉय नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और जिसका यूज़ करके मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर का मीनिंग आप सिंपली ये समझ सकते हो कि अदर लैंग्वेज के अंदर जावा में जैसे क्लास, तो क्लास जो होता है, क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट लिखते हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होगा, सारा हम क्लास के अंदर लिखते हैं, और उसका जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर वही स्ट्रक्चर्स होता है। सेम इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फंक्शन का इस्तेमाल एज अ क्लास बोल के किया जाता था। तो इसके अंदर ही सारा कोड किया जाता था, किस तरीके से डेटा होगा, कौन से फंक्शन होंगे, किस तरीके का उसका बिहेवियर होगा, ये सारी चीज़ें फंक्शन, नेम्ड फंक्शन के द्वारा ही इम्प्लीमेंट की जाती थी, ठीक है। और उस फंक्शन को ही कहा जाता था कंस्ट्रक्टर, ओके। तो अभी मान लो कि मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है, तो आप इसको क्लास भी कंसिडर कर सकते हो। तो मान लो कि हमारे पास एक एम्प्लॉई है, तो अभी एम्प्लॉई मतलब एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मतलब उसकी दो चीज़ें होती है, एक होती है उसका डेटा और दूसरा होता है उसकी मेथड, ठीक है। तो मेथड का मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म करता है, और डेटा का मतलब होता है कि उसके रिगार्डिंग कौन सा डेटा है। तो ये दो ही चीज़ें ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। तो मान लो मुझे एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मुझे पहले डिफाइन करना होगा कि उस एम्प्लॉय का डेटा क्या हो सकता है और उसकी वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, मतलब उसकी मेथड क्या हो सकती है। तो अभी यहाँ पे जो एम्प्लॉय मैंने लिखा है, मैं इसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन करूँगा, मतलब इसका यूज़ करके मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डिटेल लिखूँगा, तो मैं लिखूँगा दिस डॉट एम्प्लॉय का नेम।
तो यहाँ पे धिस आपको यूज़ करना है। धिस का मतलब कि इसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। तो धिस डॉट नेम, एम्प्लॉय का नेम होगा जैसे कि राजू, ठीक है। उसके बाद धिस डॉट एज, एम्प्लॉय का एज होगा 40, ओके। उसके बाद धिस डॉट उसकी कुछ मेथड होगी एम्प्लॉय की, तो मेथड इसके अंदर आप मेथड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मेथड बना सकते हो। जैसे धिस डॉट एम्प्लॉय वर्क करता है तो वर्क इक्वल टू फंक्शन, ये हो गया फंक्शन, और इसके अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय इज वर्किंग, एम्प्लॉय इज वर्किंग। तो ये एक मेथड हो गई एम्प्लॉय की। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है ब्लूप्रिंट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे हमारे अंदर डीएनए की ऑलरेडी डीएनए डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से होंगे सारी चीज़ें, तो उसी को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो वही पर्पज़ होता है क्लास का, और यहाँ पे पर्पज़ होता है कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो इसी के अंदर हमने तीन प्रॉपर्टी बनाई, एक डेटा प्रॉपर्टी है 2, और ये तीसरी प्रॉपर्टी वर्क, लेकिन उसके अंदर हमने एक फंक्शन रखा है। तो इसका मतलब ये वर्क क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब इसके बाद हम इसको और लिखेंगे प्रॉपर्टी दिस डॉट प्रिंट डिटेल्स। तो ये प्रिंट डिटेल नाम से प्रॉपर्टी बनाई हमने, और इसको भी हमने क्या किया है, एक फंक्शन असाइन किया है। क्या किया है, इसको फंक्शन असाइन किया है यहाँ पे इस तरीके से, ओके। अब इसके अंदर हम पूरे इसका डेटा जो है ऑब्जेक्ट का, ये डेटा प्रिंट करेंगे इसके अंदर, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, और पहला है दिस डॉट नेम, तो उस ऑब्जेक्ट का हम नेम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। दूसरा कंसोल डॉट लॉग, उस ऑब्जेक्ट का एज प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो इसको हमें धिस देना है, अगर धिस नहीं दोगे तो वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, और इसी को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, मतलब जिसके अंदर अगर आप धिस यूज करते हो तो वो फंक्शन ऑलवेज क्या बनता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनता है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका फंक्शन, ठीक है। अभी इसके अंदर जो भी हमने लिखा है ये हो गया इसकी ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो मतलब सेम क्लास के अंदर हम जो करते थे सेम फंक्शन के अंदर हम कर रहे हैं, और इस तरीके का जो भी फंक्शन होता है इस दैट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने एक हमें ये दिया है, सजेशन दिया है कि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ करने से बेहतर आप उसको क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास नाम का फीचर आया है, तो आप इसका यूज़ करने से बेटर है आप क्लास फीचर यूज़ करो, ठीक है। तो आगे मैं आपको क्लास भी सिखाऊंगा किस तरीके से क्लास बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। अभी हमें इसका ब्लूप्रिंट लिखा है, अभी इसका एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाना है ताकि हम इस सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप कांस्टेंट एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, जैसे कि एम्प्लॉय है एम्प्लॉय1, तो ये एम्प्लॉय1 नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इक्वल टू आपको यूज करना है न्यू ऑपरेटर। ये न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये न्यू ऑपरेटर यूज़ करना है, और आपको ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करना है दिस वन, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे अब इसको कोई पैरामीटर डिक्लेयर नहीं, मतलब आपको कोई आर्गुमेंट पास नहीं करने। तो इसका मतलब ये है कि जैसे भी ये ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब मेमोरी क्रिएट करेगा, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उसके ऊपर ये सारी डिटेल चली जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो ऑब्जेक्ट हमने किसके अंदर रखा है, एम्प्लॉय1 के अंदर रखा है, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एम्प्लॉय। जैसे भी हम इसको प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय को, तो आउटपुट क्या आता है देखेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने रन किया था, फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे और कंसोल में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें देखना है क्या आउटपुट आया है, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे सेम एम्प्लॉय नेम से हमने यहाँ पे वेरिएबल ये एम्प्लॉय इसको प्रिंट किया है, हमें एम्प्लॉय1 को प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉय1 को, ठीक है।
सो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको और कंसोल में चेक करेंगे इसको किस तरीके से आउटपुट आया है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय है टाइप, और इसके अंदर दो फील्ड है, एज एंड नेम राजू। और ये जो फील्ड है ये दो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी फंक्शन है हमारा, जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ये जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी आपके अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आती है। और ये वर्क क्या है, यहाँ पे एफ लिखा है, मतलब ये फंक्शन है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी है, नेम और एज, और दो मेथड है, प्रिंट डिटेल एंड वर्क नाम की दो मेथड है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, एज 40 और नेम राजू है। ठीक है, सो राइट नाउ ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसकी जो ये वर्क और ये प्रिंट डिटेल है, ये मेथड है, इसको कॉल करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। तो जैसे कि एम्प्लॉई 1 डॉट उसकी मेथड है यहाँ पे वर्क। तो ये इस मेथड को हम इस तरीके से कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो बाकी की चीज़ें फिर सेम होगी जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिटरल में देखा है, उस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं एम्प्लॉई 1। ठीक है, तो एम्प्लॉय 1 डॉट वर्क मेथड कॉल करने के बाद ये मेथड कॉल होगी, और यहाँ पे ये डिटेल मेथड हम कॉल कर सकते हैं, प्रिंट डिटेल। सो एम्प्लॉय 1 डॉट प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने कॉल कर दिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे रिफ्रेश करना है आपको। देखो पहला आउटपुट आ गया एम्प्लॉयज वर्किंग, एंड सेकंड आया है इसका राजू, और यहाँ पे 40 आया है, जो कि हमने कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये दो चीज़ें प्रिंट की थी। तो इसको हम एक ही इसमें प्रिंट करेंगे, दिस डॉट एज। ओके, तो इस तरीके से इसको हम प्रिंट करेंगे। सो जॉइन इज अ संदीप आरती अनिकेत। ओके, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो राजू 40 एंड एम्प्लॉयज वर्किंग, ये मेथड कॉल हो चुकी है और ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो आप इसकी प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से, जैसे आपको प्रिंट करना है इसकी प्रॉपर्टी दिस डॉट नेम एंड एज, ये आपको प्रिंट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, एम्प्लॉई 1 डॉट इसकी प्रॉपर्टी नेम इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, और एम्प्लॉई 1 डॉट एज इस तरीके से आप उसको प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से अगर प्रिंट करोगे तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की प्रिंट होगी। जैसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे राजू और 40। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर्टी भी प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना सकते हो और उसका यूज़ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी हम देखेंगे इसको डायनामिक प्रॉपर्टी कैसे ऐड करेंगे। ऐड डायनामिक प्रॉपर्टी टू द ऑब्जेक्ट, ऐड डायनामिक प्रॉपर्टी टू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसकी दो प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो हमें तीसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है डायनामिक, मतलब इसके अंदर हमने कोई तीसरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की है, फिर भी हम इसको ऐड कर सकते हैं यूजिंग डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय है एम्प्लॉय 1 डॉट दूसरी प्रॉपर्टी में स्टेट प्रॉपर्टी डायरेक्ट डॉट लगा के उसको अटैच कर सकता हूँ। स्टेट इज महाराष्ट्र, और एम्प्लॉय 1 डॉट सिटी इक्वल टू पुणे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने ऑब्जेक्ट पे एक बार बनाया और फिर डायनामिकली मैं इसको इस तरीके से प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ, जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिटरल क्रिएट करते वक्त देखा था। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो आप। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एम्प्लॉय 1 इसको प्रिंट करेंगे। ठीक है,
तो अब प्रिंट करने के बाद देखेंगे इसको किस तरीके से आउटपुट आता है। रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 2 बार प्रिंट किया है इसको, एम्प्लॉय को एक ही बार प्रिंट किया है, सॉरी। ठीक है, तो कंसोल को क्लियर करेंगे और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बार आया है। यहाँ पे कंट्रोल एस करना भूल गए थे शायद, फिर भी यहाँ पे 2 बार, हाँ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, इसलिए अब 2 बार आउटपुट आ रहा है। तो चलो इसको हटा देते हैं सारी चीज़ को, और अभी इसको रन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे एज, 40, सिटी, नेम, स्टेट, तो ये नई प्रॉपर्टी उसके अंदर हमने ऐड कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो कंस्ट्रक्टर, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप। यहाँ पे कांस्टेंट एम्प्लॉय टू इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, और जैसे भी मैं इस दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और एम्प्लॉय टू। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय टू को अगर प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे 2 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। ये एम्प्लॉय टू ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसके अंदर 2 ही प्रॉपर्टी है, और ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारी 4 प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे भी हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर यही प्रॉपर्टी आ जाएंगी सारी, लेकिन जो पहला ऑब्जेक्ट था हमारा एम्प्लॉय, उसको हमने यहाँ पे सेपरेट प्रॉपर्टी ऐड कर दी है। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, वो प्रॉपर्टी सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को अप्लाई होगी। अगर नया ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ जो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है वही उसके अंदर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सो नाउ अब ये एग्जांपल में थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों ही ऑब्जेक्ट का डेटा जो है सेम है। यहाँ पे ये भी राजू है, ये भी राजू है, लेकिन अभी हमें इस तरीके का कोड करना है कि हम जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उनका डेटा सेपरेट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्टैटिक टाइप इस तरीके से नहीं डेटा उसके अंदर रखना है। इसके लिए हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो चलो अभी हम यहाँ फिर से कोड बनाएंगे, फंक्शन एम्प्लॉय। तो जैसे भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका डेटा लेंगे, एम्प्लॉय का नेम लेंगे, क्या नेम है उसका एज क्या है, उसकी सिटी का क्या है, उसका स्टेट। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा, तब ये डेटा पास होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट बना रहे उसके अंदर उसका डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिस डॉट नेम हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम कर दी, और ये जो नेम पास किया है इसको पास कर देंगे नेम। ठीक है, सेकंड दिस डॉट एज, ऑब्जेक्ट की एज प्रॉपर्टी बनेगी, जो भी ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा उसकी यहाँ पे एज, उसको एज पास करेंगे। फिर इसको दिस डॉट सिटी नाम की प्रॉपर्टी को सिटी पास करेंगे, और उसके बाद स्टेट, यहाँ पे हमें दिस डॉट स्टेट यूज करना है, स्टेट इक्वल टू स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको कोड करना है। तो यहाँ पर दिस लगाया मतलब इसका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी ये प्रॉपर्टी बनेगी, जो डेटा पास किया है कंस्ट्रक्टर को उसको वो डेटा उसके अंदर इनिशियलाइज होगा। इस तरीके से क्या होगा कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मल्टीपल स्पेसिफिक डेटा पास करोगे, और वही डेटा उस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। तो अब इसके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, कांस्टेंट emp1 न्यू, और कंस्ट्रक्टर है हमारा एम्प्लॉय। तो जैसे ही एम्प्लॉय कॉल करेंगे तो इसको हम डेटा पास करेंगे। पहला एम्प्लॉय है, नाम है उसका राजू, उसका एज है 20, उसकी सिटी है पुणे, एंड उसका स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्ट। तो एक बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया यहाँ पे, तो ये डेटा चला गया इसके अंदर, और ये जो भी ये न्यू ऑपरेटर ने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये दिस मतलब ये न्यू ऑपरेटर ने जो मेमोरी बनाई वो, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी बन गई, और जो डेटा हमने ये पास किया था ये इसके अंदर फिट हो चुका है, और ये एम्प्लॉय सेपरेट ऑपरेट बन गया। ठीक है, अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे emp2 एम्प्लॉय 2, और फिर से हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, मतलब फिर से क्या होगा, ये नया मेमोरी लोकेशन बनेगा और सेम प्रॉपर्टी उसके अंदर बन जाएंगी, और फिर हम इसको कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से। अब यहाँ पे नाम दे देंगे हम, जैसे कि पिंकी 40, और उसका सिटी है मुंबई,
और स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, तो जैसे भी ये सेकंड टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सेकंड टाइम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट होंगी इस डेटा के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बन गए, उनका अलग अलग डेटा हमने पास किया और वो डेटा उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर सेट हो चुका है। अभी हम इसको रन करेंगे console.log और यहाँ पे emp1 employee1 एंड उसके बाद console.log और यहाँ पे emp2 employee2। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है, अभी प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं इसके अंदर किस टाइप का डेटा आ चुका है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारा employee1 आ चुका है, राजू, उसका नेम राजू है, स्टेट महाराष्ट्र, सिटी पुणे एंड एज 20। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, देखो इसका नाम पिंकी है, महाराष्ट्र, मुंबई एंड एज 40 है। तो यहाँ पे आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं अलग अलग डेटा के साथ। तो ये जो डेटा होता है ऑब्जेक्ट का, दिस इज अ डेटा, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट की स्टेट। तो ऑब्जेक्ट की स्टेट मतलब उसका डेटा, पॉइंट ऑफ अ मोमेंट। ओके, तो उसी को उसको स्टेट कहा जाता है। तो इन दिस वे आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर और उसका यूज़ एज अ क्लास के तौर पे कर सकते हो और उसका यूज़ करके आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड कंसेप्ट देखेंगे यहाँ पे कि क्रिएट अ प्राइवेट मेंबर इन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर प्राइवेट और पब्लिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो ES6 फीचर है क्लास का, उससे पहले जो जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है या फिर कुछ उसके अंदर कोडिंग की जाती है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द प्राइवेट मेंबर एंड पब्लिक मेंबर। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट जो है उसके मेंबर आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, उसी को प्राइवेट बोला जाता है। और पब्लिक मतलब आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसके कुछ मेंबर प्राइवेट रखना है तो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है। तो जैसे हमारा फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन कंस्ट्रक्टर कार। ठीक है, ये हमारा कार है। ठीक है, तो कार नाम का कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे और जिसका यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके से लिया कि दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू BMW, ओके, इस तरीके से हमने लिख दिया है, तो मतलब इसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर ये मॉडल नाम की प्रॉपर्टी बनेगी, उसकी वैल्यू BMW सेट होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट car1 इज इक्वल टू न्यू कार, ये हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया अभी यहाँ पे। तो अभी ये हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अभी आउटपुट क्या आएगा देखेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करके कुछ प्रिंट ही नहीं किया हमने, तो console.log और यहाँ पे हम car1 का इस्तेमाल करेंगे। तो car1 का इस्तेमाल करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे car1 आ चुके हैं जिसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू BMW है। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि मैं इस प्रॉपर्टी को, ये कार जो कंस्ट्रक्टर इसके बाहर में एक्सेस कंट्रोल लगा सको। ठीक है, तो इसको आप ऐसा नहीं कि अगर ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है इसका मतलब आप ये कंस्ट्रक्टर के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कंस्ट्रक्टर के केस में कि इस प्रॉपर्टी को आप प्राइवेट बना सकते हो। ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली पब्लिकली आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मॉडल। तो इसको ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते कि मतलब इसकी प्रॉपर्टी प्राइवेट नहीं बना सकते, मतलब ऐसा कोई फीचर है ही नहीं है। तो डायरेक्टली ये एक्सेसिबल होती है पब्लिकली और इसकी वैल्यू हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो आपको ये केस इम्प्लीमेंट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये प्रॉपर्टी को धिस नहीं लगाना है, डायरेक्टली आप इसको लेट का यूज करके इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है। तो जैसे भी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई हम वेरिएबल लिखते हैं विदाउट धिस, तो वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को अभी प्रिंट करूँगा यहाँ पे। तो देखो ऑब्जेक्ट खाली है, इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे धिस नहीं यूज़ किया है। अगर धिस यूज़ करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, अब इसको हमने लेट मॉडल इस तरीके से डिक्लेयर किया है, मतलब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऑब्जेक्ट की। ठीक है,
अब इसका मतलब ये है, अब इसको हम इस क्लास के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते मॉडल को, ठीक है, मतलब इस फंक्शन के बाहर नहीं एक्सेस कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप क्या है, ये फंक्शन तक ही स्कोप है। तो ये क्या हो गई, इस फंक्शन की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो प्राइवेट वेरिएबल ये इसका हो गया, क्योंकि लोकल वेरिएबल इज ऑलवेज प्राइवेट टू द फंक्शन, ठीक है। अभी हम क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से क्या करना है, इसको यूज़ करना है एज अ डेटा स्टोरेज, और इसकी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे यूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। किस तरीके से, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, दिस डॉट प्रिंट डेटा। तो ये एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन यहाँ पे। अब ये फंक्शन जो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को प्रिंट करेंगे, जैसे कंसोल डॉट लॉग और मॉडल कंट्रोल एस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब ये प्राइवेट हो गई है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेकिन प्रिंट डाटा ये ऑब्जेक्ट के अंदर है क्योंकि यहाँ पे दिस यूज हुआ है। तो ये प्रिंट डाटा के अंदर फंक्शन है, तो इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और फंक्शन के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रॉपर्टी को वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोजर हो रहा है, ठीक है। मतलब इस फंक्शन के अंदर हमने आउटर स्कोप का वेरिएबल यूज़ किया है, और ये आउटर फंक्शन क्लोज भी होता है तो भी इनर फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इंटरव्यू में आप बोल सकते हो कि बाय यूजिंग अ क्लोजर कंसेप्ट यू कैन क्रिएट द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे ये हमने बनाया है मॉडल वेरिएबल है, लेकिन ये क्लास ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी प्रिंट डेटा जो कि फंक्शन है उसके अंदर हमने ये कंसोल डॉट लॉग में ये प्रॉपर्टी की है, ठीक है। तो हम ये ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके इसको नहीं एक्सेस कर सकते, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की है ही नहीं, लेकिन हम इस प्रिंट डेटा को एक्सेस करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ इस तरीके से लिखेंगे car1 डॉट प्रिंट डेटा, ठीक है, क्योंकि car1 की प्रिंट डेटा प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे दिस आ चुका है। तो जैसे ही प्रिंट डेटा कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर जो मॉडल है इसके अंदर BMW ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन बट यू कांट एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, मीन्स इट बिकम द प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन इस प्राइवेट को हम पब्लिक मेथड जो है ये प्रिंट डेटा ऑब्जेक्ट की, इसका यूज़ करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो अभी इसको रन करेंगे, और आउटपुट आ चुका है आपका BMW, ठीक है। तो इस तरीके से आप विदाउट एक्सेसिंग अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंस्ट्रक्टर आपने उसको प्रिंट किया है विद द हेल्प ऑफ द क्लोजर, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हो क्लास के अंदर। आपको वो प्रॉपर्टी क्लास का मेंबर नहीं बनानी है, आपको वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर के अंदर लोकली बनानी है, और उसको ऑपरेट करना है यूजिंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट the private property of object. Okay, so right now here you can also access, ठीक है, ये दोनों भी हो गए, और ये डायनामिक प्रॉपर्टी तीनों भी हो गए, ठीक है। सो यू कैन also access object property using ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। तो आप ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके भी जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया गया है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। किस तरीके से, तो अभी यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन जैसे कि कार, यह हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यहाँ पे ये कार, ठीक है। अभी हम एक जैसे भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा उसको कुछ डेटा पास करेंगे, जैसे कार का मॉडल नंबर है, उसके बाद उसकी प्राइस है, और उसके बाद कार का कलर है, ओके। तो जैसे ही हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल this dot price is equal to price, this dot color
इक्वल टू कलर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट कर दिए कंस्ट्रक्टर की पैरामीटर की वैल्यू से। ठीक है, अभी हम चलो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कांस्टेंट car1 इज इक्वल टू न्यू कार। अब ये कार जब पहला ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसको हम डेटा पास करेंगे, जैसे कार है BMW मॉडल, प्राइस है उसकी 2 लाख और उसका कलर है ग्रीन। ठीक है, तो ये कार हो गई। उसके बाद दूसरी कार है कांस्टेंट car2 इज इक्वल टू न्यू कार, और ये कार है होंडा सिटी। होंडा सिटी इसकी प्राइस है 4 लाख रुपीज़ और कलर है इसका वाइट। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने 2 कार बना लिए, यहाँ पे 2 कार के ऑब्जेक्ट बना लिए जिसके अंदर ये सेम प्रॉपर्टी चली गई है, लेकिन डेटा जो है जो हमने पास किया है वो डेटा उसके अंदर आ चुका है। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे console.log car1 एंड console.log car2। ठीक है, तो ये हमने इसको प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। अभी इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे दोनों कार हमारी प्रिंट हो चुकी है। पहली कार BMW है और सेकंड कार है होंडा सिटी। ठीक है, अभी हम इसकी प्रॉपर्टी जो है कलर, मॉडल, प्राइस, ये 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट नोटेशन। ठीक है, तो जैसे मुझे कार की प्रॉपर्टी मुझे एक्सेस करनी है, एक्सेस, यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे console.log और यहाँ पे दे देंगे इसको एक्सेस प्रॉपर्टी यूजिंग डॉट नोटेशन। ठीक है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिटरल में देखा था तो हम डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम हियर console.log करेंगे इसको, और कार डॉट पहला है कलर, इसका पहले मॉडल नंबर, उसके बाद है car1 डॉट प्राइस कॉमा car1 डॉट कलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम डॉट का इस्तेमाल करके इसकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट की वाली इस प्रॉपर्टी को हम ऑब्जेक्ट की एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो डॉट नोटेशन BMW 2 लाख एंड ग्रीन, ये डेटा हमने प्रिंट कर लिया। अभी हम इसको एक्सेस करेंगे यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन। एक्सेस प्रॉपर्टी यूजिंग, यहाँ पे डॉट की जगह क्या था, ब्रैकेट। ब्रैकेट नोटेशन मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा था ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर, तो अभी मैं इसको ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे console.log और हमारा car1 है। ठीक है, तो मैं car2 का डेटा प्रिंट करूँगा यहाँ पे, car2 ब्रैकेट और उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, मॉडल। तो आपको इस तरीके से आप ब्रैकेट नोटेशन का इस्तेमाल करके आप प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद car2 और यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन है प्राइस, और फिर यहाँ पे car2 ब्रैकेट नोटेशन है कलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो, मॉडल, प्राइस, कलर, यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन इस तरीके से और यूजिंग डॉट नोटेशन। तो चलो इसको प्रिंट करते रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो एक्सेस प्रॉपर्टी यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो होंडा सिटी और यहाँ पे BMW यूजिंग डॉट नोटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आप बनाते हो यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन आप बनाते हो, तो उसको आप
दो नोटेशन से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है सब कुछ? हो। ओके, ओके, ओके। सो अभी हम देखेंगे ऐड गेटर सेटर टू एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पे जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके, तो उसको गेटर सेटर किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर हमने देखा था कि गेटर सेटर हम इजीली ऐड कर सकते हैं मेथड को, लेकिन इसके अंदर हम यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसके अंदर फंक्शन रखते हैं। तो हम गेटर सेटर कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। तो चलो मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, सेम यही एग्जांपल लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमें, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, एक गेटर सेटर मेथड बनानी है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को। तो इसके लिए आपको यूज करना है इनबिल्ट एपीआई ऑब्जेक्ट क्लास का इस्तेमाल करना है। जैसे ऑब्जेक्ट डॉट, उसकी मेथड है डिफाइन प्रॉपर्टी, डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड है यहाँ पे। अब इस मेथड का सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वो ऑब्जेक्ट को उसको पास करना है, मतलब आप किस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हो। उसके बाद आपको आपका जो भी नई प्रॉपर्टी है गेटर सेटर, ठीक है, उसका नेम देना है। जैसे मुझे एक प्रिंट मॉडल नाम से एक गेटर मेथड डिस्प्ले करना है, ठीक है, मतलब गेटर मेथड लेना है। जैसे हम यहाँ पे लेंगे प्रिंट मॉडल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखा है, प्रिंट मॉडल, कॉमा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे उसके अंदर गेटर सेटर यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट है ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। सेकंड है प्रॉपर्टी का नाम देना है जिसको आप गेटर सेटर बनाना चाहते हो। फिर थर्ड पैरामीटर में आपको ऑब्जेक्ट देना है, और उसके बाद अगर मुझे गेट प्रॉपर्टी बनाना है तो यहाँ पे आपको गेट लिखना है और इसको देना है गेट फंक्शन, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे गेट लिखा है आपने, ओके, गेट लिखा है, गेट को फंक्शन दिया है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी गेटर प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा प्रिंट करना है, मतलब ये मॉडल जो है इस मॉडल को प्रिंट करना है सारे डेटा को। तो आपको यहाँ पे दिस का इस्तेमाल करना है, दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रिटर्न करेगा रिटर्न। अब ये फंक्शन गेट प्रॉपर्टी रिटर्न करेगा, तो गेट कौन सा है, गेट मॉडल। तो यहाँ पे हमें मॉडल रिटर्न करना है, दिस डॉट मॉडल, ठीक है, सेमीकोलन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रिंट डेटा, ये नई प्रॉपर्टी बन चुकी है और ये प्रॉपर्टी क्या है, गेटर प्रॉपर्टी है। तो इसका इस्तेमाल करके हम ये जो मॉडल है इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसको रिटर्न किया है। तो इस तरीके से आप एक नई प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है, किस ऑब्जेक्ट को आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, प्रॉपर्टी का नाम, और यहाँ पे आपको देना है कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमने गेट को एक फंक्शन दिया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, एक फंक्शन है, मतलब प्रिंट डेटा ये एक फंक्शन है यहाँ पे, लेकिन वो फंक्शन कैसा है, गेटर है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी चलो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रिंट डेटा प्रॉपर्टी कॉल करते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अब ये गेटर प्रॉपर्टी, इसका मतलब हम इसको एज ए वैल्यू की तरह इस्तेमाल करेंगे इसको। तो ऑब्जेक्ट है हमारा कार डॉट, प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारे, प्रिंट मॉडल, बस सिंपली। तो जैसे भी कार डॉट प्रिंट मॉडल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंट मॉडल के अंदर ये फंक्शन है, ये कॉल होगा
और वो रिटर्न करेगा दिस डॉट मॉडल, मतलब ये मॉडल प्रॉपर्टी उसकी जिसके अंदर जो भी डेटा हमने सेट किया है। ठीक है, तो जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से, तो आउटपुट हमारा आना चाहिए, मॉडल पास किया था हमने BMW, तो यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए BMW। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गेटर प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अब मुझे कोई सेटर प्रॉपर्टी बनानी है जो कि प्राइस की वैल्यू मुझे क्या करना है, सेट करना है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, सेटर मेथड बनानी है। जो ऑब्जेक्ट हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके बनाते हैं, इसको मुझे एक सेटर मेथड बनानी है जो कि इसकी प्राइस सेट करे। ओके, या फिर यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने डेटा सेट किया है। ठीक है, तो हम एक नया डेटा सेट करेंगे, तो इसलिए हम एक सेटर प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो फिर से हमें यहाँ पे कॉल करना है ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड है। तो हमें पहले आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट देना है, किस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। सेकंड है, इसके अंदर हम और एक प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कलर, प्राइस, मॉडल है, उसके बाद वेट, कार का वेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेट नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। ठीक है, तो ये नई प्रॉपर्टी कार के अंदर ऐड हो जाएगी और इसका कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। अब कॉन्फ़िगरेशन में हमें लिखना है सेट मतलब ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम सेटर मेथड की तरह करेंगे। तो ये सेटर मेथड है फंक्शन, और इसको एक फंक्शन इसके अंदर हम क्या करेंगे, रखेंगे। और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी दिस डॉट प्रॉपर्टी हम बनाएंगे वेट नाम से एक नई प्रॉपर्टी बनाएंगे यहाँ पे। और इस फंक्शन को हम पैरामीटर लेना है हमें, ताकि उसको हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू ऑब्जेक्ट की वेट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर चली जाएंगे। तो यहाँ पे हम दे देंगे डेटा, या फिर सिंपली वेट दे देंगे यहाँ पे वेट। तो यहाँ पे इस वेट को इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। तो ये डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड है, ये हम डायनेमिकली ऑब्जेक्ट के अंदर नई प्रॉपर्टी बना सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो बाय यूजिंग सम कॉन्फ़िगरेशन। तो कार के अंदर एक नई प्रॉपर्टी बन गई वेट, और वो प्रॉपर्टी सेटर प्रॉपर्टी है, और उसको हम डेटा सेट करेंगे और वो ऑब्जेक्ट की एक नई प्रॉपर्टी बनेगी दिस डॉट वेट, उसके अंदर जो डेटा सेट करना चाहते हो वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अब मुझे डेटा सेट करना है, तो मेरा ऑब्जेक्ट है कार वन डॉट, उसका सेटर प्रॉपर्टी वेट, दिस प्रॉपर्टी वेट, यहाँ पे कैपिटल है W, और इक्वल टू मैं दे दूंगा यहाँ पे 300 kg सेमीकोलन। तो जैसे भी मैं वेट इक्वल टू 300 kg लिखूंगा, तो ये वेट ये सेटर मेथड है, ये मेथड कॉल होगा। और यहाँ पे ये 30 kg जो लिखा है यहाँ पे ये चला जाएगा वेट के अंदर। और दिस डॉट वेट मतलब ये कार जो है, कार के अंदर वेट प्रॉपर्टी बनेगी और ये जो वेट है इसके अंदर पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और कार ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर देंगे पूरे सेमीकोलन। तो अभी हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये हमारा कार ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये वेट नाम की प्रॉपर्टी है, कितना है 30 kg। ठीक है, 30 kg ये वेट सेट हो गया उसका। और ये गेट प्रॉपर्टी है प्रिंट मॉडल, और सेट प्रॉपर्टी है वेट। तो इस तरीके से आप गेटर सेटर बना सकते हो, जो भी आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर ये कोई आपको पढ़ाता नहीं है, और ये आपके टफेस्ट इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो आपको अगर ये चीज़ आती है तो इट मीन्स व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग जावास्क्रिप्ट 10+ ईयर। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी गेटर सेटर बना सकते हो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर। अंडरस्टूड, समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। हो सर। ओके, 8:30. Okay, I think it's enough for today, and in tomorrow lecture we will see the
नेक्स्ट टॉपिक एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे एप्लीकेशंस बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है। किस तरीके से एप्लीकेशन बनाएंगे, जब हम डॉम इस्तेमाल करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके लाइव एप्लीकेशन जो होते हैं, मतलब लाइव कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है, ये इस तरीके के अलग अलग एप्लीकेशन हम इसका यूज़ करके बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो एक फनीस्ट जावास्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे। तो आपके कुछ फंक्शन हुए हैं इसके पहले, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट वगैरह नहीं हुए है क्या? यूज़र इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट फंक्शन वगैरह कुछ हुए क्या? यूज़र इनपुट किस तरीके से लेते हैं, क्या है? हाँ, ते झालं होतं पण इतकं लक्षात नाही। ओके, ठीक है। तो कुछ ये लेता हूँ मैं, 3 फंक्शन लेंगे अभी हम। प्रॉम्प्ट, जावास्क्रिप्ट यूज़र इंटरेक्शन, ठीक है। तो हम जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली यूज़र से कैसे इंटरेक्ट करें। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट HTML का सहारा लेता है यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से भी हम यूज़र से इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 थिंग्स। नंबर 1 यूजिंग अलर्ट, नंबर 2 यूजिंग प्रॉम्प्ट, एंड नंबर 3 कन्फर्म, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो आप, यूज़र से इंटरेक्ट कर सकते हो। तो अलर्ट का मतलब क्या है, अगर जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली यूज़र को कोई मैसेज प्रिंट करना है तो आप अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जो आप सबको पता है, जैसे कि अलर्ट, और यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो, यहाँ पे वेलकम इन कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे भी ये अलर्ट मेथड कॉल होगा, ये ऑटोमेटिकली एक पॉपअप क्रिएट करेगा और इसके ऊपर ये हमें मैसेज दे देगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली अलर्ट बॉक्स आ गया। तो ये अलर्ट मैसेज है, डायरेक्टली इसने यूज़र को मैसेज दे दिया है जो हमने उसको पास किया था, ठीक है। तो ये एक वे है यूज़र से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का जावास्क्रिप्ट के थ्रू। दूसरा है कन्फर्म, प्रॉम्प्ट। अभी प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल ये होता है कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर, इसलिए प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन के अंदर हम ये इनपुट लेने के लिए HTML का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विदाउट HTML हम डायरेक्टली जो टेक्स्ट इनपुट है वो ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर यूजिंग अ प्रॉम्प्ट फंक्शन। तो यहाँ पे कांस्टेंट मेरा डेटा है और इक्वल टू, यहाँ पे आपको फंक्शन देना है प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हैं, मैं प्रॉम्प्ट मैसेज जो कि यूज़र को दिखेगा, एंटर योर नेम, ओके। इस तरीके से मैसेज आप दे सकते हो। तो जैसे भी ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा देखेंगे। तो मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे देखो ये एंटर योर नेम, ये हो गया प्रॉम्प्ट आपका। यहाँ पे नेम आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है बॉक्स आ गया है जिसके अंदर आप इनपुट दे सकते हो, और जो भी इनपुट आप दोगे और ओके करोगे तो जो इनपुट जो है वो इस डेटा के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट बॉक्स का इस्तेमाल करके इनपुट ले सकते हो। तो अभी हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, यूज़र जो भी इनपुट देगा वो डेटा के अंदर चला जाएगा, और प्रिंट करेंगे console.log डेटा को, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एंटर योर नेम, माय नेम इज दत्तात्रेय साबने, और जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरा नेम यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे और एक आप डेटा दे सकते हो। यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है, यहाँ पे आपको कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा डिस्प्ले करना है टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉम्प्ट के, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट, मान लो डिफ़ॉल्ट नेम है कोड लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट नेम कोड लैंग्वेज दिया है। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखो एंटर यूर नेम मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम कोड लैंग्वेज आया है। तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम भी रख सकता हूँ, अगर नहीं रखना है तो ब्लैंक रखूँगा, और जैसे ओके करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लैंक मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है। तो ये कोई नल वगैरह रिटर्न नहीं करता है। ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग। तो
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज़र से डेटा ले सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉम्प्ट फंक्शन। नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे कन्फर्म, ये प्रॉम्प्ट हो गया, अभी कन्फर्म का देखेंगे। तो कन्फर्म का यूज़ उसके नाम में ही है, कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब ये है कि अगर हमें कोई सेंसिटिव ऑपरेशन करने होते हैं और उसके लिए हमें यूज़र से कन्फर्मेशन लेनी है, तो उस टाइम हम कन्फर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो कन्फर्म इनपुट लेने के लिए यूज़र से हम कन्फर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे कन्फर्म किस तरीके से वर्क होता है। तो यहाँ पे कन्फर्म फंक्शन है, यहाँ पे कन्फर्म ये फंक्शन है। ओके, और इसके अंदर में मैसेज देना है, डू यू रियली वांट टू डिलीट। कोई सेंसिटिव ऑपरेशन है जो बाद में रोल बैक नहीं हो सकता, कोई बाय मिस्टेक गलती से हो रहा है, तो आप उसको रियली कन्फर्मेशन लेना है, तो आप इस तरीके का कन्फर्म मैसेज दे सकते हो। तो जैसे कि मैंने कन्फर्म फंक्शन इस्तेमाल किया और यहाँ पे दिया है डू यू रियली वांट टू डिलीट। जैसे भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे देखो मैसेज आया है डू यू रियली वांट टू डिलीट, और यहाँ पे ये ओके और कैंसिल, ये दो कन्फर्मेशन आए। अगर आप ओके करते हो तो ये फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा, कैंसिल करते हो तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओके किया है, और जैसे आप ओके करोगे या कैंसिल करोगे इसकी वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूँगा रिजल्ट इक्वल टू। अब जैसे भी आप इसको मैसेज आएगा ओके प्रेस करोगे तो रिजल्ट के अंदर ट्रू चला जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे console.log और हम यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट के अंदर क्या है, कंट्रोल एस। ठीक है, तो अभी देखो इसको रन करेंगे, डू यू रियली वांट टू डिलीट, ओके कर दिया मैंने तो इसके अंदर ट्रू चला गया। ओके, और अगर हम कैंसिल करते तो क्या आएगा, डू यू रियली वांट टू डिलीट कैंसिल, तो फॉल्स चलाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशन लेके ट्रू फॉल्स चेक करके कोड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे यूज़र से कन्फर्मेशन लिया है और इफ़ में चेक करूँगा, इफ़ रिजल्ट अगर ट्रू है तो यहाँ पे अलर्ट डिलीट ऑपरेशन सक्सेसफुली, डिलीट ऑपरेशन सक्सेसफुली। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे कन्फर्मेशन लिया है, कन्फर्म ओके किया है, मतलब डू यू रियली वांट टू डिलीट, ओके किया है मतलब ट्रू आया है रिजल्ट में, तो यहाँ पे डिलीट होगा, अगर कैंसिल किया तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंडीशन ट्रू के हिसाब से यहाँ पे सेंसिटिव ऑपरेशन कर सकते हो, सेंसिटिव ऑपरेशन कैन परफॉर्म। तो प्रोजेक्ट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे सेंसिटिव ऑपरेशंस होते हैं, तो उसको कन्फर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो अभी इसको रन करेंगे तो देखो डू यू रियली वांट टू डिलीट, ओके कर दिया, डिलीट ऑपरेशन सक्सेसफुली। ठीक है, अगर मैं फिर से रन करता हूँ, डू यू रियली वांट टू डिलीट, कैंसिल कर दिया, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो तीन फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये तीन फंक्शन का इस्तेमाल करके आप बेहतर तरीके से जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट विदाउट HTML डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरेक्ट हो सकते हो, उसको यूज़र इनपुट दे सकते हो फ्रॉम यूज़र और उससे आउटपुट ले सकते हो। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी ऑसम लैंग्वेज, और वेब डेवलपमेंट के लिए इफ़ यू गुड इन जावास्क्रिप्ट देन आप बहुत कुछ कर सकते हो। अभी जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा ट्रेंड चालू है, मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रही है, जैसे वेब डेवलपमेंट के अंदर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, जैसे हाइब्रिड एप्लीकेशंस है, या फिर अलग अलग उसके फ्रेमवर्क है, एंगुलर, रिएक्ट है, या फिर अभी जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड के लिए तो जावास्क्रिप्ट के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो बात आती है वेब की, चाहे आप डेटा साइंस करो या डेटा साइंस AI कुछ भी करो, वेब के सिवा देयर इज़ नो ऑप्शन। सो जावास्क्रिप्ट एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अगर आप इसके अंदर बेहतर तरीके से करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड जॉब एंड हाई सैलरी पैकेज इन जावास्क्रिप्ट, बट यू नीड टू लर्न द जावास्क्रिप्ट इन अ प्रॉपर वे। डेवलपमेंट सीखनी है, इसके बाद आपको सीखना ये तो जावास्क्रिप्ट किस तरीके से लिखा जाता है और वो वर्क कैसे करता है और उसके फीचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। बट आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न द हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके हम कैसे
हमारी फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ करके उसको बेहतर तरीके से कैसे हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ताकि यूज़र की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो सके। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेहतर तरीके से कैसे हम बना सकते हैं, तो इसके लिए आप ChatGPT AI का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन AI से भी आपको बेहतर तरीके से आउटपुट लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए AI ने जो आपको दिया है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। इवन आपने कोड भी लिया है AI से, लेकिन वो कोड सही है गलत है ये भी आपको पहचाने आना चाहिए। दैट्स वाई आपको इस सारी चीज़ें आनी चाहिए ताकि बाद में आप AI से भी काम करवा के ले सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। And what topic we have covered, just note it down and अमोल सर है उनको बताओ कि क्या क्या टॉपिक डेली हो रहे हैं, क्यों ताकि हमें बाद में इवैल्यूएशन करने को इजी हो जाएगा कि हमने कितना सिलेबस कवर किया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करो कि डेली लेक्चर में कौन से टॉपिक हो रहे हैं, कितने टॉपिक हुए हैं, जावास्क्रिप्ट में आपने कितना पढ़ा है, क्या हुआ है, सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके रखो। ठीक है, सो I hope you understand the concept. So some people like Sandeep, Aniket not talking in a call. I don't know why there is problem to them, but it's a very bad habit. You have to respond, talk with others, and make something familiar. Okay. So is there anything to discuss, or if nothing, then we have to wind up right now. ओके सर। चलो, समझ में आ रहा है सबके बेस्ट तरीके से जावास्क्रिप्ट? हो सर। ओके, ठीक है।